राजधर्म के अब इस हिस्से में बात करेंगे एसआईआर की। कैसे एसआईआर के डर से घुसपैठिए भाग रहे हैं घर। देश के 12 राज्यों में इस वक्त स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का काम किया जा रहा है। कौन असली वोटर है, कौन फर्जी, इसकी पहचान की जा रही है। फर्जी वोटर्स और घुसपैठियों का नाम वोटर लिस्ट से हटाने की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन इससे लेकर पश्चिम बंगाल में जबरदस्त घमासान है। किसने क्या कहा, ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी क्यों लिखी, घुसपैठियों को 3D यानी कि डिटेक्ट, डिटेन और डिपोर्ट का डर क्यों सता रहा है, ये सब एक एक करके आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आपको एक तस्वीर देखनी चाहिए। इस भीड़ को देखकर आपको हकीकत समझ में आएगी। ये सभी घुसपैठिए हैं, बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं, जो एसआईआर के डर से अब बंगाल छोड़कर भाग रहे हैं। ये तस्वीर भारत बांग्लादेश बॉर्डर की है। ये पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना का हकीमपुर चेकपोस्ट है। चेकपोस्ट के इस तरफ भारत है और दूसरी तरफ बांग्लादेश है। यहां से ये घुसपैठिए सालों पहले बंगाल आए और यहीं पर बस गए। बंगाल में फर्जी डॉक्यूमेंट के सहारे अपना आधार कार्ड बनवा लिया, दूसरे दस्तावेज तक बना लिए। बंगाल में रहकर सरकारी योजना का भी भरपूर फायदा ले रहे थे। मुफ्त राशन से लेकर मुफ्त इलाज तक का जो बेनिफिट भारतीयों को मिल रहा है, ठीक वही बेनिफिट ये सारे घुसपैठिए भी उठा रहे थे। लेकिन अब जब पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले एसआईआर का काम हो रहा है, डॉक्यूमेंट की जांच की जा रही है, सही वोटर की पहचान की जा रही है, तब ऐसे में एसआईआर के डर से घुसपैठिए बंगाल छोड़कर बांग्लादेश भाग रहे हैं। इंडिया टीवी की टीम पिछले कई दिनों से बांग्लादेश बॉर्डर पर है, जहां से आपके लिए हम तस्वीर लेकर आ रहे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं कि कितनी बड़ी संख्या में भारत के अंदर बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए हैं। पिछले कई सालों से बंगाल में रह रहे हैं और अब जब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है तो डर के बंगाल छोड़कर वापस बांग्लादेश भाग रहे हैं। इनमें ज्यादातर घुसपैठियों ने हिंदी बोलना सीख लिया, क्योंकि ये लोग घुसपैठ करने के बाद कुछ दिन तक कोलकाता में रहते हैं और फिर देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर काम करने लगते हैं। हकीमपुर में ओंकार को, यानी कि हमारे सहयोगी को, मेहंदी हसन नाम का एक लड़का मिला। मेहंदी हसन ने बताया कि 20 साल पहले उसके माँ बाप आंखों का इलाज कराने के लिए उसे बांग्लादेश से अवैध तरह से भारत लेकर आए थे। इसके बाद पूरा का पूरा परिवार हुगली में ही बस गया। मेहंदी हसन ने कहा कि वो बचपन में ही बांग्लादेश से भारत आ गया था, इसलिए उसे बांग्लादेश के बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन अब एसआईआर की वजह से उसे अपने माँ बाप के साथ घर वापसी करनी पड़ रही है। इस वक्त हम लोग हैं हकीमपुर चेक पोस्ट पे, और हकीमपुर चेक पोस्ट के एकदम सामने यहाँ से इंडो बांग्लादेश बॉर्डर बहुत ही नजदीक है। और इस बॉर्डर के पास, इस चेक पोस्ट के पास यहाँ पर अभी फिलहाल भी यहाँ पर देखा जा रहा है कि बांग्लादेशी यहाँ पर रुके हुए हैं। वो यहाँ पर काम के लिए, रोजी रोटी के लिए यहाँ पर आए थे कुछ साल पहले। कोई 1 साल, कोई 2 साल, कोई 10 साल, कोई 20 साल पहले यहाँ पर आए थे और इसी जगह पर रुक गए थे। अभी एसआईआर के वजह से वो फिर से बांग्लादेश वापस जाना चाहते थे और इसीलिए वो यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं कि कब बीएसएफ का ग्रीन सिग्नल आए और उनको बांग्लादेश भेजा जाए। आंखों के इलाज के लिए बांग्लादेश से आए थे भारत 20 साल पहले और उसके बाद 20 साल यहीं पर रुक गए। हमारे साथ है मेहंदी हसन, उनका घर जोशोर डिस्ट्रिक्ट में है। अभी वो वापस जा रहे हैं एसआईआर की वजह से। बातचीत करेंगे। आपका नाम मेहंदी हसन है, घर जोशोर डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा, कितने दिन पहले आए थे आप? 20 साल पहले। किसके लिए आए थे? आंखों का डॉक्टर दिखाने के लिए। मम्मी पापा को लगा था यहाँ आकर डॉक्टर दिखाने से मेरा आंखें ठीक हो जाएगा, उसके लिए इनलीगल तरीके से हम आ गए थे यहाँ पे। अच्छा। उस आने के बाद फिर जाने का मौका तो नहीं मिला, इसलिए इनलीगल तरीके से आए थे ना। अच्छा। तो इसकी वजह से हमको मौका नहीं मिला था जाने का, तो 20 साल यहीं पे रुक गए थे। और मेरा मम्मी है, मेरे पापा और मैं हूँ। क्या करते थे यहाँ पर? कहाँ पर रहते थे आप? हम हुगली में रहते थे, डानकुनी में। अच्छा, क्या काम करते थे? मैं काम कुछ नहीं करता था, बस यहाँ आकर गाना सीखा था मैं। यहाँ पर आके डॉक्यूमेंट बनवाने की कुछ कोशिश किए थे कभी? नहीं, कोशिश नहीं किए थे, क्योंकि मैं जानता था अगर डॉक्यूमेंट्स बनाने की कोशिश करेंगे तो मेरे जो दादाजी है उनका डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ता, क्योंकि पहले तो मेरा पापा का बनाना पड़ता, जिसके लिए उनको जरूरत पड़ता। तो उनका तो था नहीं, क्योंकि मेरे फैमिली का 3 ही मेंबर थे और मम्मी पापा और मैं। अच्छा।
तो इसलिए कभी कोशिश किया नहीं। तो एसआईआर की वजह से अब जाना पड़ रहा है बांग्लादेश, वापस जाके क्या करेंगे अभी मैंने जो गाना सीखा है उससे ही कुछ कोशिश करूंगा अगर कुछ हो सके तो। इसके अलावा पापा जो काम करते थे वही करेंगे। अच्छा, आंखों का इलाज क्या हो पाया? इलाज तो हुआ नहीं है, डॉक्टर को दिखाया था, डॉक्टर ने कहा कि ये नहीं होगा। हम तभी चले जाते लेकिन मौका नहीं मिला, इसलिए 20 साल यहीं पे ठहरना पड़ा। तो बांग्लादेश के मेहदी हसन एसआईआर के वजह से उनके मम्मी पापा के साथ वापस बांग्लादेश जा रहे। पिछले 20 साल यहीं पर रुके थे। ये बात केवल मेहदी हसन की नहीं है। हमारे संवाददाता ओंकार सरकार को यहाँ ऐसे घुसपैठिए भी मिले जो सालों पहले बांग्लादेश से चोरी छिपे पश्चिम बंगाल आ गए और यहाँ पर फेक डॉक्यूमेंट की मदद से आधार कार्ड जैसे पहचान पत्र भी बना लिए थे। साथ ही बांग्लादेश की नागरिकता का प्रमाण पत्र भी ले रखा था। ये दस्तावेज जब आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे, 2 देशों के पहचान पत्र हैं। एक तरफ भारत का बना हुआ आधार कार्ड है तो दूसरी तरफ बांग्लादेश की नागरिकता का भी प्रमाण पत्र है। अब जब एफआईआर हो रहा है, डॉक्यूमेंट की जांच की जा रही है, तो अब पकड़े जाने के डर से बंगाल छोड़कर बांग्लादेश जा रहे हैं। एसआईआर का असर अब बंगाल में देखना शुरू हुआ है। एसआईआर में के वजह से जैसे कि देखा जा रहा है, इल्लीगल बांग्लादेशी जो भारत में प्रवेश किए थे कुछ साल पहले, वो अब वापस अपने देश बांग्लादेश जा रहे हैं। उन्हीं में से एक है अनवारा बीबी। उनके पास जो डॉक्यूमेंट है वो भारतीय डॉक्यूमेंट है, यानी कि उनके पास भारतीय आधार कार्ड भी वो बना चुकी है। लेकिन कैसे बनाए ये आधार कार्ड, इसके बारे में उनका कहना है कि कुछ लोग उनके घर पे आए थे और घर पे आके उनको ये डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया गया और ये है भारतीय आधार कार्ड। और इसके साथ साथ उन बांग्लादेश के जो नागरिकता के लिए यानी कि सिटीजनशिप के लिए जो प्रमाण पत्र है वो भी उनके पास है। और उनका डेट जब आप देखेंगे, उनका डेट यहाँ पर मेंशन किया हुआ है 16/10/2025, यानी कि रिसेंटली उन्होंने अपना बांग्लादेश में अपना परिचय पत्र भी बनाए थे। यानी कि डुअल यहाँ पर डॉक्यूमेंट देखने को मिल रहा है, यानी कि इस देश में रह के आधार कार्ड तक बना चुके थे ये बांग्लादेशी। बांग्लादेश की जिस महिला के पास से भारत का आधार कार्ड और बांग्लादेश की नागरिकता का प्रमाण पत्र मिला, उस महिला का नाम अनवरा बीबी है। इंडिया टीवी संवाददाता ओंकार सरकार ने जब अनवरा बीबी से इस बारे में बात की तो उन्होंने बताया कि 8 साल पहले वो बांग्लादेश से भारत आई थी। यहाँ उनका फर्जी डॉक्यूमेंट से आधार कार्ड बनवाया गया। अब पकड़े जाने के डर से वो वापस बांग्लादेश लौटना चाहती है। हम यहाँ पर 7-8 साल से हैं। भूख हमें यहाँ खींच लाई। रोजी रोटी के लिए आए थे, अब यहाँ पर सक नहीं पा रहे हैं, इसलिए वापस जा रहे हैं। मेरे पास यहाँ का वोटर कार्ड नहीं है, लेकिन आधार कार्ड है। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, यहाँ की सरकार ने मुझे आधार कार्ड दिया है। मैं सॉल्ट लेक सेक्टर 5 में रहती थी। वहीं पर सरकारी लोग आए, वो सरकारी लोग ही मेरा नाम लेकर गए और मेरा आधार कार्ड बना दिया। क्योंकि मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट था ही नहीं, मुझे नहीं पता ये कैसे बना, लेकिन मैंने कभी वोट नहीं डाला। एफआईआर को लेकर बंगाल में जबरदस्त सियासी संग्राम है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर एफआईआर रोकने की मांग कर दी है। ममता बनर्जी ने 3 पन्नों के लेटर में चुनाव आयोग से एफआईआर रोकने की मांग की। उन्होंने एफआईआर को अनियोजित तरीके का और खतरनाक बताया। आइए अब मैं आपको बारी बारी से ममता बनर्जी के लेटर के 3 पन्नों को डिकोड करके दिखाती हूं और बताती हूं कि उन्होंने इस लेटर में एफआईआर को क्यों कहा कि ये डेंजरस यानी कि खतरनाक है। अब आप पहला पन्ना देखें जो ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को भेजा है। उन्होंने कहा कि ट्रेनिंग और स्पष्टता का इसमें अभाव दिखाई दे रहा है। आई डीपली अप्रिशिएट, इसको जरा रोक दे, पढ़ने में थोड़ी बेहतरी होगी। अब आप देखें, बीएलओ के लिए भी उन्होंने कहा एफआईआर प्रक्रिया अनियोजित है, इसमें ट्रेनिंग और स्पष्टता का अभाव है। Lack of clarity on mandatory documentation and nearly impossibility of meeting voters in the midst of their livelihood. Schedules have made the exercise structurally unsound. यानी कि जो लोग अपने डॉक्यूमेंट जमा करना चाहते हैं वो उनके कामकाज में बाधा बन रहा है,
क्यों? क्योंकि ट्रेनिंग बीएलओस की पूरी नहीं हुई है, बीएलओस अपनी क्षमता से ज्यादा काम कर रहे हैं। एसआईआर की प्रक्रिया को इसलिए तत्काल तौर पर रोक दिया जाए और समय सीमा की भी फिर से समीक्षा की जाए। तो ये आप देखें, जहां एक तरफ खुद लोग इंडिया टीवी के कैमरे पर, माइक पर ओंकार सरकार को ये बता रहे हैं कि वो भारतीय नहीं बांग्लादेशी हैं। उनके लिए भी हिमायती कौन कर रहा है? ममता बनर्जी कर रही है। आइए अब अगली खबर की बात करते हैं। राजधर्म में अब बात होगी दिल्ली ब्लास्ट की। एनआईए की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के तार पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े हैं। आतंकी शाहीन, आतंकी आदिल, आतंकी परवेज और आतंकी मुजम्मिल, इन सबको कहां से टेरर फीड मिल रही थी? विस्फोटकों का जखीरा कहां से आया? किस घर में रखा गया? इससे जुड़ी हुई एक जानकारी आपको चौंका देगी। एनआईए को जांच में आतंकी मुजम्मिल के फोन से डंप रिकॉर्ड का जो डेटा मिला, उसमें जिहादी वीडियोस पाए गए। अल फलाह यूनिवर्सिटी में काम करने वाले डॉक्टर कैसे हमास जैसे बड़े हमले करने की फिराक में थे? आतंकियों का ये मॉड्यूल कैसे काम कर रहा था, इस रिपोर्ट से समझिए। क्या मानव बम बनाने की तैयारी में थी आतंकी शाहीन? दिल्ली ब्लास्ट की इंटरनेशनल साजिश बेनकाब। दिल्ली धमाके का जैश और आईएसआईएस कनेक्शन। दिल्ली ब्लास्ट मामले में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। ये खुलासे गिरफ्तार आतंकियों के फोन से हुए हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल, आदिल, शाहीन और इरफान के फोन से डिलीट किए गए डाटा को रिकवर किया है। इसमें अकेले मुजम्मिल के मोबाइल फोन से करीब 200 वीडियो मिले हैं। ये वीडियो जैश सरगना मसूद असगर के अलावा दूसरे जैश कमांडरों की जहरीली तकरीरों से जुड़े हैं। मोबाइल से बरामद डाटा में आईएसआईएस से जुड़े कई आतंकियों के ऑडियो वीडियो भी मिले हैं। इनमें से करीब 80 वीडियो आतंकी ट्रेनिंग, बम बनाने और केमिकल रिएक्शन से जुड़े रिसर्च पर आधारित है। मुजम्मिल के फोन से दिल्ली, यूपी, मुंबई और कई राज्यों के धार्मिक स्थलों और भीड़भाड़ वाले मार्केट के भी वीडियो मिले हैं। ये भी पता चला है कि मुजम्मिल के मोबाइल फोन से 200 वीडियो मिले हैं, जिसमें अलग अलग तरीके की भड़काऊ तकरीरें हैं। तुर्की के अंदर भी इन्होंने एक विदेशी हैंडलर से मुलाकात की थी, जो कि जैश ए मोहम्मद ने पूरी प्लान करवाई थी साल 2022 में, और उसके बाद से ही आतंक की इस फैक्ट्री को बनाने का काम शुरू हो गया था। हालांकि समय रहते ही हमारी जांच एजेंसियों ने इनके मंसूबों पर पानी फेर दिया और फिलहाल ज्यादातर ये जो आतंकी हैं, इनकी गिरफ्तारी की जा चुकी है। दिल्ली समेत देश को दहलाने की साजिश 3 साल पहले से ही शुरू हो गई थी। जब 2022 में मुजम्मिल और डॉक्टर उमर तुर्की में एक सीरियाई आईएसआईएस आतंकी कमांडर से मिले थे। ये मुलाकात जैश के कमांडर के इशारे पर हुई थी। वहीं दोनों ने बम बनाने की बात कही थी। इसी सीरियाई कमांडर ने बम बनाने में इनकी मदद की थी। करीब 20 दिनों तक आतंक के ये डॉक्टर तुर्की में रहे। वो अपने पाकिस्तानी मास्टरमाइंड उकाशा से मिलना चाहते थे। हालांकि वो मुजम्मिल और उमर से मिल नहीं पाया, लेकिन भारत लौटकर जैश ए मोहम्मद के बड़े प्लान को अंजाम देने को कहा। भारत आने के बाद उमर ने अल फलाह यूनिवर्सिटी ज्वाइन की और वहीं से एक आतंकी मॉड्यूल तैयार किया, जो पूरे भारत में हमले करने की तैयारी कर रहा था। अल फलाह यूनिवर्सिटी से करीब 1.5-2 किलोमीटर दूर ये है फरीदाबाद का टांगा गांव। सुनसान इलाके में ये वही घर है जिसे मुजम्मिल ने अपने खतरनाक मंसूबे को अंजाम देने के लिए किराए पर लिया था। यहीं पर विस्फोटकों का जखीरा जमा किया गया था। मुजम्मिल की निशानदेही पर सुरक्षा एजेंसियों ने करीब 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट इसी घर से बरामद किया। इन्हीं कमरों में ये विस्फोटक 50 बोरियों में रखा हुआ था। जो 2500 किलो विस्फोटक बरामद हुआ, जिसमें अलग अलग तरीके के केमिकल थे, अमोनियम नाइट्रेट थी, और जिन केमिकल्स को लैब से
छोटी छोटी मात्रा में ये सारे लोग मुजम्मिल, उमर, शाहीन निकाल कर आया करते थे। ये अपना सेफ हाउस बना रखा था। इस कमरे के अंदर की ही वो वीडियो आपने देखी। सबसे पहले जांच एजेंसी ने वीडियो बनाई तो यहां पर ये जो ओपन आंगन है, यहां पर कुछ अमोनियम नाइट्रेट और साथ ही केमिकल के कट्टे रखे हुए थे। ये जो पीछे आप देख रहे हैं, इस तरीके से रखने की एक जगह बनाई हुई थी। ईंटों के ऊपर यहां पर कट्टे रखे हुए थे और सबसे ज्यादा जो इन केमिकल्स की, विस्फोटक की मौजूदगी थी वो इस कमरे में थी। अगर आप देखेंगे ये कमरा, जिस कमरे की तस्वीरें हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं, इस कमरे को जांच एजेंसी खोलती है और खोलने के बाद इस कमरे के अंदर फिलहाल यहां पर आप देखेंगे तो इस तरीके से भूसा मौजूद है। भूसे की एक परत जो है वो भी लगा रखी थी और यहां पर एक के ऊपर एक इस तरफ कट्टे रखे हुए थे अमोनियम नाइट्रेट के। इतनी हाइट तक, जहां तक मेरा हाथ है, यहां तक लाइन से कट्टे रखे हुए थे इस पूरे कमरे के अंदर। ये मकान गांव के बाहरी इलाके में है। विस्फोटकों का ये इतना बड़ा जखीरा था कि सुरक्षा एजेंसियों को उसे ले जाने के लिए ट्रक मंगाना पड़ा था। अमोनियम नाइट्रेट के साथ ही इसी घर से फर्टिलाइजर के भी कई कट्टे मिले हैं। विस्फोटक बनाने के लिए अमोनियम नाइट्रेट के साथ इन फर्टिलाइजर्स का भी इस्तेमाल होता था। इस तरीके के फर्टिलाइजर मिलाकर, अमोनियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर मिलाकर विस्फोटक जो है तैयार किया जाता था, जिसमें कुछ यूरिया भी मिलाया जाता था। और इसी कमरे से मैं चाहूंगा मेरे सहयोगी राजीव वर्मा पूरे कमरे को एक बार आपको दिखा दें कि ये आतंक फैलाने के लिए जितना विस्फोटक इकट्ठा करना था वो मुजम्मिल ने इसी टागा गांव जो है, जो कि यूनिवर्सिटी से बहुत पास में पड़ता है, इसी कमरे के अंदर रखा हुआ था, जिसमें अमोनियम नाइट्रेट, अलग अलग तरीके के फर्टिलाइजर के अलावा यूरिया और ये सारा रॉ मटेरियल रखा हुआ था। असल में जैसा कि आप देखेंगे, जैसा कि ये कट्टा है रिचार्ज, ये एक फर्टिलाइजर है जिसका इस तरह का यहां पर कट्टा पड़ा हुआ है। इसी कमरे के अंदर जांच एजेंसियों ने ये वीडियो बनाई जिसमें देखा कि किस तरीके से इतना बड़ी मात्रा में विस्फोटक रखा हुआ था। दिल्ली ब्लास्ट मामले में एक और चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। आतंक की मैडम सर्जन डॉक्टर शाहीन मानव बम बनाने की तैयारी में थी। जांच एजेंसियों को डॉक्टर शाहीन के डिलीट हुए व्हाट्सएप चैट से अहम जानकारी मिली है। मानव बम के लिए शाहीन ने हिजबुल के आतंकियों से खास विस्फोटक मंगवाए थे। हालांकि अभी ऐसी कई विस्फोटक की रिकवरी नहीं हुई है। कोडवर्ड में मानव बम का नाम रखा गया था मुजाहिद जंगूजू। मानव बम के लिए शाहीन उन मुस्लिम महिलाओं की तलाश कर रही थी जो तलाकशुदा हो और अपने पति और बच्चों से दूर रहती हो। मानव बम के लिए शाहीन 14 से 18 साल की उन मुस्लिम लड़कियों की भी तलाश कर रही थी जिनका ब्रेन वॉश आराम से किया जा सके। मानव बम बनाने के लिए मुस्लिम लड़कियों की खोज करने का और ट्रेनिंग का पूरा जिम्मा शाहीन ने उठाया था। शाहीन कट्टरपंथी मुस्लिम लड़कियों को और मुस्लिम महिलाओं को सबसे पहले टारगेट पर रखे हुए थी। इस ऑपरेशन का नाम मिशन काफिर रखा गया था। दूसरी ओर आतंकी फैक्ट्री अल फलाह के करीब जिस किराए के घर में देश को दहलाने की साजिश रची जा रही थी, जहां विस्फोटकों का जखीरा छिपा कर रखा गया था, उससे साफ है कि इन आतंकियों का इरादा बेहद खतरनाक था। इस घर को सिर्फ और सिर्फ विस्फोटकों को रखने के लिए किराए पर दिया गया था। पूरा का पूरा एक घर जो है वो यहां पर किराए पर लिया हुआ था और इसे लेने के पीछे मकसद था। एक दूसरा कमरा है, ये आप देखेंगे दूसरा कमरा है। दूसरे कमरे के अंदर इस तरीके का एक टूटा फूटा बेड पड़ा हुआ है। इसी से पता लग जाता है कि कोई रहने का प्लान यहां पर नहीं था किसी भी तरीके का। यहां पर सिर्फ विस्फोटक इकट्ठा करने का प्लान मुजम्मिल और उमर ने बनाया हुआ था। और साथ ही इस पूरे घर के अंदर से दूसरा कमरा भी एक बार हम आपको फिर से दिखा देते हैं। इसी कमरे से जो विस्फोटक बरामद हुआ है वो एक स्टेप पीछे का विस्फोटक है। यानी कि इस टागा गांव के अंदर से जितना विस्फोटक मिला, जिसमें अमोनियम नाइट्रेट, साथ ही फर्टिलाइजर और कुछ यूरिया जो मिला इस कमरे के अंदर से, ये यहां पर खुली मात्रा में था। इसके बाद इससे पहले जब जांच एजेंसी ने दौज इलाके में दूसरे कमरे से 300 किलो जो विस्फोटक बरामद हुआ, वो छोटे और बड़े सूटकेस के अंदर एक स्टेप आगे, यानी कि वो तैयार किया हुआ विस्फोटक वहां से बरामद हुआ। 300 किलो विस्फोटक, वहां से हथियार भी बरामद हुए। शाहीन की गाड़ी से असॉल्ट राइफल जो है वो भी बरामद हुई। और यानी कि इन दोनों ने, अगर हम बात करें शाहीन और साथ ही मुजम्मिल ने मिलकर ये पूरा का पूरा आतंक का अड्डा बनाया हुआ था, सेफ हाउस बनाया हुआ था। आतंक के डॉक्टर मॉड्यूल की सरगना डॉक्टर शाहीन के इरादे बेहद खतरनाक थे।
शाहीन देश के साथ ही यूपी को दहराने की फिराक में थी। इसके लिए वो यूपी में स्पेशल 26 पर काम कर रही थी। एटीएस के रडार पर शाहीन की बी टीम भी है। बी टीम में शाहीन को 5-5 लोगों की 5 टीम बनानी थी। एक टीम में 5-5 डॉक्टर्स को शामिल करना था। हर टीम के लीडर को एचओडी का कोड दिया जाता। एचओडी यानी हेड ऑफ डिपार्टमेंट। कानपुर में आरिफ को, लखनऊ में परवेज, सहारनपुर में आदिल को शाहीन ने एचओडी बना दिया था। अभी 2 शहरों में एचओडी और बनाने थे। इससे पहले इसका भंडाफोड़ हो गया। जांच एजेंसी इन 2 शहरों के नाम पता करने में जुटी हुई है। शाहीन स्लीपर सेल पैटर्न की तर्ज पर डॉक्टर सेल तैयार करने वाली थी।